नारी शक्ति वंदन। जी हां, संसद में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का हवाला देकर उनकी सदस्यता की संख्या में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए ये बिल सरकार की ओर से पेश किया गया। लेकिन विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए इस बिल को सरकार की सियासी मंशा पूरा करने की साजिश करार देते हुए विफल कर दिया। भले ही सरकार ने इस पर विपक्ष के सहयोग की मांग की और इसे देश की आधी आबादी के संसद में भागीदारी की एक बड़ी पहल करार दिया, लेकिन विपक्ष इसे सीमांकन को लेकर और विभिन्न मामलों को लेकर सियासी नफा नुकसान देखते हुए सत्ता पक्ष की साजिश करार देते हुए इसमें सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण यह बिल सदन में गिर गया। इसके बाद सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष के खिलाफ सियासी हथियार बनाया और कई राज्यों में हो रहे चुनावी गहमागहमी के बीच विपक्ष को महिला विरोधी पेश करते हुए प्रचार अभियान की शुरुआत की। दावा महिलाओं को सशक्त बनाने के ऐतिहासिक पहल का किया जा रहा, तो दूसरी तरफ आरोप वोट के लिए बिसात बिछाने का लग रहा। मकसद नारी शक्ति के सम्मान का है या सियासी शक्ति के विस्तार का, इस पर आज के मुद्दे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीलम मिश्रा जी हैं, बीजेपी की ओर से दीनदयाल वर्णवाल जी हैं, कांग्रेस की ओर से गौतम उपाध्याय जी और आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम दीनदयाल वर्णवाल जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस पूरे संसद में जो गहमा गहमी देखने को मिली नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पक्ष के प्रयास और विपक्ष का प्रहार जो देखने को मिला इस बिल को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे दीनदयाल जी? सभी दर्शकों को नमस्कार। एक ऐसा क्षण आया था, यह 2023 का क्षण दोहराना चाहिए था विपक्ष को, जब 2023 में महिला बिल आया और सब लोगों ने एक साथ मिलकर महिलाओं को सम्मान में खड़ा हुआ। उसी प्रकार जब यह बिल का क्रियान्वयन का समय आया तो पूरे देश को लग रहा था कि पक्ष और विपक्ष मिलकर एक साथ आज एक और इतिहास रचा जाएगा। महिलाओं, माताओं और बहनों को एकदम से एक तोहफा के रूप में जो 3 दशक से रुका हुआ बिल था, आजादी के बाद से महिलाओं का जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया था, उस ओर कदम बढ़ाया जाएगा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब बिल लाया गया तो उसमें भी कहीं न कहीं कोई न कोई कमी ढूंढा गया। अरे कमी ढूंढिएगा तो चांद और सूरज में भी कमी निकलेगा, कमी ढूंढेंगे तो धरती और आकाश में भी कमी निकलेगी। कमियां को दूर करने का 1000 रास्ते हो सकते थे, परंतु जब एक महिलाओं को सम्मान देने की बारी आई तो कुछ लोगों ने अपनी राजनीति दल का नहीं, क्योंकि दल का राजनीति तो महिलाओं के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि शायद ही कोई पार्टी भारत में बची होगी जो बिना महिलाएं की पार्टी होगी। निश्चित तौर पे सभी के दल में महिलाएं हैं, परंतु उनको अपने महिलाओं के प्रति जो दल में है उनके प्रति भी, जो उनके पार्टी में है उनके साथ खड़े हैं, उनके कदम ताल मिला के चल रही हैं, उनको भी सम्मान करना उन्हें महसूस नहीं हुआ। और निश्चित तौर पे यह एक राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए इसे बिल को गिरा दिया गया। अब आप इस ओर से देखिए कि झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रहा है। अरे काहे को मैया सम्मान? आपके मन में तो कुछ और खोट है। जब आप मैया सम्मान दे रहे हैं तो आज बहना और माता का सम्मान का बारी आया तो क्यों पीछे हट गए? इसका एकमात्र कारण था कि इन्हें लग रहा है कि हम जैसे ही महिलाओं का सम्मान देंगे, जो पुरुष प्रधान दल है वो निश्चित तौर पे वहां पे जाकर उनका डेंट लगना तय था और उनके मन में कुछ और बात होगी। निश्चित तौर पे ये बात तो वही बताएंगे कि उनके मन में क्या रही,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब महिलाओं को, बहनों को, माताओं को सम्मान देने की जब इच्छा जाहिर की, जब ऐसा लगा, तो पता नहीं क्यों ये दल, कांग्रेस समेत सारे दल ने एकजुट होकर महिलाओं का अपमान किया। यह भारत देश है जहां महिलाओं को माँ के समान, और धरती को भी हम लोग माँ समान मानते हैं, और वैसे देश में महिलाओं का आरक्षण बिल गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाला समय यह बताएगा कि ये सारे दल से महिलाएं दूर भाग जाएंगी और ये सारे दल जहां हैं वहीं रुके हुए रह जाएंगे। और आने वाला कल जब जैसे ही चुनाव का वातावरण फिर से बनेगा या कभी भी बनेगा, महिलाएं इन्हें धक्का मार करके राजगद्दी से उतार देगी। चलिए, ये तो आपकी बात है, लेकिन आपने भी इस बात का उल्लेख किया कि इन्हें कुछ साजिश नजर आ रही है या इन्होंने साजिश किया। माँ बहनों के आंचल में छिपाकर आप कौन से सियासी मंशा को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर इस बिल में प्रधानमंत्री के सहयोग मांगने के बावजूद विपक्ष ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, ये हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। नीलम जी, बतौर महिला और इंडिया अलायंस के सहयोगी दल की ओर से पक्ष रखने के लिए आप हमारे कार्यक्रम में हैं, तो इससे पहले हम कांग्रेस का पक्ष जाने, हम चाहेंगे इंडिया अलायंस के सहयोगी दल के महिला सदस्य के तौर पर आपका पक्ष जानना। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण बात को आज डिबेट में आप लोगों ने रखा है, क्योंकि लगातार भाजपा ये महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल को लेकर के पूरे देश में एक भ्रम पैदा करने की प्रयास कर रही है। आपको पता होगा, हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना मेजोरिटी है, मतलब लोकसभा में 240 सीटें हैं और सहयोगी दल को मिलाकर के 293 सीटें हैं। तो आप बताइए, कहीं से भी क्या ये बिल पास हो सकता था? संभावना थी? कोई रास्ता था? नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने क्या फील्ड वर्क किया ताकि सदन में ये पास हो ये बिल? कोई फील्ड वर्क नहीं। उनकी तख्ता पहले से ही रेडी थी, विरोध करने का सारा प्लान पहले से ही तैयार था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बिल गिरना है। क्योंकि उनकी मंशा कहीं से भी ये बिल पास करना नहीं था, और वो बिल को पास करवाना चाह रहे हैं। एक इस तरह से ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका। ये बिल, महिला आरक्षण बिल, जब 2023 में पास हो चुका, आपने ही ये प्रावधान रखा था उस बिल में कि पहले जनगणना होगा, सेंसस होगा, उसके बाद फिर परिसीमन होगा जनसंख्या के आधार पर, और फिर महिला आरक्षण जो है वो लागू होगा 2029 के चुनाव से। तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह तो वहीं पे उठता है कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था विपक्षी दल के सहयोग से, तो आपने तुरंत जो 2024 में चुनाव होने वाला था लोकसभा का, विधानसभा का, आपने लागू क्यों नहीं किया? आपने तो इसको लिंगर बना के 2029 तक छोड़ दिया। इसके पीछे मंशा सिर्फ ये है कि इनको कभी भी महिलाओं का हित, महिलाओं का सशक्त होना, महिलाओं का हक और अधिकार की बात करना और लिटरली महिलाओं को उसका हक और अधिकार देना इनके ब्लड में ही नहीं है। क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे, लिंगर करके 2029 में डाल दिए 2023 का जो बिल था। आप 2024 में महिलाओं को हक और अधिकार दे सकते थे, चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आपको मैं इनका इतिहास बताती हूँ। सबसे पहले महिला बिल पास हुआ, महिला बिल की बात आई थी 1996 में, जब भाजपा विरोध किया और ये पास नहीं हो पाया। 1996 में भी भाजपा ने विरोध किया महिला आरक्षण बिल को। फिर आया आपका 1998 2004 में, जब सत्ता में बीजेपी थी, उस वक्त कांग्रेस सपोर्ट करती है और कांग्रेस के सपोर्ट से वो बिल पास हो सकता था 2004 में, लेकिन इन्होंने पास उस वक्त भी नहीं किया, ये बोल करके, क्योंकि सपा और आरजेडी के जो लोग हैं वो SC ST और OBC में आरक्षण मांग रहे हैं, उस स्तर की महिलाओं का हक और अधिकार का आवाज उठा रहे हैं, इसलिए छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, महिला बिल को भाड़ में जाने दीजिए। उस वक्त में महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास नहीं किया। अब मैं आ जाती हूँ 2008 और 10 में, जब सत्ता मतलब कांग्रेस सत्ता में थी, तो राज्यसभा से कांग्रेस ये बिल को पास करा देती है, लेकिन लोकसभा से यही बीजेपी है जो फिर से महिला आरक्षण बिल को पास होने नहीं देती।
तो आप बताइए 1996 से लेकर के 2010 तक अगर महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध किया है, चाहे सत्ता में रहकर हो चाहे विपक्ष में रहकर हो, वो एकमात्र अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो महिला विरोधी कौन है, ये तो स्पष्ट करना हो इन लोगों को। अब रही बात, अब इस बार जो बिल डिफीटेड हुआ उसका कारण क्या था, आपको लाने का जरूरत ही क्या था, और वो भी ऐसा वक्त में जब कई जिलों में अभी विधानसभा की चुनाव हो रही है। चुनाव के समय में आप वोटरों को दिग्भ्रमित करने के लिए, महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए एक ऐसा जाल बुनते हैं कि आपादापी में आप 3 दिन का सेशन बुलाते हैं। और महिला आरक्षण बिल के पीछे जो बिल छुपा था वो तो इनकी राजनीतिक मंशा थी। ये तो पूरी तरह से साजिश करके लोकतंत्र का हत्या करने बिल्कुल है। नीलम जी, आपकी बात आई है, हम फिर आपके पास आएंगे, अन्य मेहमानों को भी हम थोड़ा समय देना चाहेंगे, लेकिन आपकी बात इतनी तो जरूर साफ साफ आ गई कि इस बिल ने इतिहास में लंबा संघर्ष देखा है, और जो अभी इस बिल को पास कराने के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं वो पहले इस बिल को पास कराने के यूपीए के प्रयासों में सहयोगी भूमिका में नहीं थे। ये नीलम जी का आरोप है, और इसे चुनावी मंशा से विशेष सत्र बुलाकर लाने का सियासी षड्यंत्र बताया जा रहा है। हम चलिए गौतम जी से भी उनका पक्ष जान लेते हैं। गौतम जी, कांग्रेस को साफ तौर पर इस बिल में सहयोग न करने को लेकर महिला विरोधी पार्टी करार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, उनकी एक परिपाटी बन गई है कि किसी भी चीज के लिए नेहरू जी को दोषी ठहराना, किसी चीज के लिए भी कांग्रेस पार्टी को दोषी कराना। लेकिन एक सिंपल सा बात है, 2023 में जो बिल पास हो गया, ध्वनि मतों से पास हो गया, और सबसे मजेदार बात यह है कि इनके ही क्षेत्र के, इनके ही पार्टी, इन्हीं के दल के 2 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने विरोध किया था उस बिल का। 2023 में जब यह बिल प्रस्तुत हुआ था तो भाजपा के 2 सांसदों ने विरोध किया था जो यूपी से आते हैं। अब मजेदार बात यह है कि आखिर 18 घंटे काम करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इतना समय क्यों लग गया कि उन्होंने 16 तारीख को इस अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव रखा। आखिर नोटिफिकेशन के लिए 3 साल का समय कैसे लग गया और क्यों लगा? अगर आप महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं, तो आपको 3 साल का समय कैसे लग गया और क्यों लग गया? आपकी मंशा दर्शाती है कि आप कभी भी महिलाओं के हितैषी नहीं रहे हैं। अगर आप रहते, आपके सहयोगी रहते, आरएसएस रहती, तो आज कहीं ना कहीं हम देखते कि उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या आरएसएस के प्रमुख कोई एक महिला को कभी तो एक मौका मिलता। 47वां वर्षगांठ मनाए, क्या किसी महिला को आरएसएस कार्यालय में जाने की अनुमति है? किसी एक महिला का नाम बता दें आप जो चोला पहनाना चाहते थे 18 तारीख को, देश माफ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो देश के नाम एक संदेश रखा डीडी चैनल पर, डीडी न्यूज चैनल पर, सबसे पहले तो उस चैनल को पे केस होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी पे केस होना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब चल रहा है तो आप देश के नाम संदेश कैसे दे सकते हैं? और इन्होंने कई बार दिया। गलती आप करते हैं, बिल का विरोध आप करते हैं, ड्रामा आप करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हमारा विरोधी है, वो हमारा बिल पास नहीं होने देता है, वो आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं। बिल्कुल गौतम जी, कहीं ना कहीं आप इसके टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन संसद में इस तरह के तमाम सवाल जो यूपीए की ओर से, इंडिया अलायंस के सदस्यों की ओर से आए थे, अमित शाह ने उसका जवाब देते हुए तमाम बातें स्पष्ट की थी, तो उस पर कोई काटने को सदस्य खड़ा नहीं हुआ था। तो इससे अमित शाह का पक्ष मजबूती से सामने आया था, उस पर क्या कहेंगे? अमित शाह जी का पक्ष क्या मजबूती से आएगा? उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल जो है, हम 33% आरक्षण देने की बात कहे थे, हमने उसको प्रस्तुत किया, लेकिन ओबीसी, जब ओबीसी फैक्टर जब आया, ओबीसी के बारे में पूछा गया, तब तो वो मुस्कुरा करके शांत हो गए। आप जोड़ लीजिए ना, आप कितने % आरक्षण दे रहे हैं?
महिलाओं को अगर आप 33% दे रहे हैं, ओबीसी को 27% के लिए आपने क्यों नहीं सदन में कहा कि हम ओबीसी के लिए भी 27% आरक्षण जो है हम घोषणा करते हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा कि 50% भी हम करने को तैयार हैं। अगर आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो 1 घंटे के लिए स्थगन कीजिए, हम रीड्राफ्ट करके बिल को पेश करेंगे। हमने तो पहले दिन से, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से महिलाओं की हितैषी रही है। उसका उदाहरण आप इतिहास, ये लोग इतिहास की बात करते हैं ना, आप इतिहास में चले जाइए, चाहे वो सरोजिनी नायडू जी हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, अगर किसी को प्लेटफॉर्म मिला तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। भाजपा ने आज तक अपने 47 साल के वर्षगांठ को मना लिया इन्होंने, लेकिन किसी भी एक महिला को किसी भी उच्च पद पर इन्होंने बैठाने का काम नहीं किया। और सबसे महिलाओं को महत्व देने की बात संगठन की ओर से राज्यों में इनकी बतौर उदाहरण पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बात को बीजेपी या कहें एनडीए खेमा अलग तरीके से पेश कर रहा है। इस पर हम जरूर जवाब भी लेंगे। क्षितिज मिश्रा जी, आपसे जवाब ले लेंगे। आपकी पार्टी को या फिर कांग्रेस पार्टी को यह कहा जा रहा है कि परिवार की महिलाओं को बढ़ता देखकर वो खुश होते हैं, लेकिन समाज की, संगठन की महिलाओं को बढ़ने देने का वो अवसर नहीं देना चाहते हैं। क्षितिज जी। देखिए दीपक जी, मैं दो भागों में इसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले कि इस बिल का जो इतिहास रहा है, इतिहास में बीजेपी के काले चेहरे को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले 2010 में जब इस बिल को पास किया गया था तो योगी आदित्यनाथ, मैं सोर्सेस नवभारत टाइम्स और द हिंदू अखबार का मैं वो जानकारी अधिकांश नीलम जी ने उसका उल्लेख कर दिया है, उसका संक्षेप में ही आप रखें तो बेहतर होगा अगर उसमें कुछ विशेष जोड़ना चाहें तो। जी बिल्कुल, उसमें विशेष मैं सीधे जोड़ रहा हूं। उसमें योगी आदित्य, बतौर नाम मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पुरुषों में अगर स्त्रियोजित गुण विकास होता है तो वो देवता हो जाते हैं, लेकिन अगर स्त्रियों में पुरुष मर्दाना गुण विकास होता है तो वो राक्षस हो जाती हैं। राक्षस कहा था उन्होंने। दूसरा, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा बीजेपी की मंशा और हमें किस चीज से आपत्ति है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही महिला आरक्षण बिल का समर्थक रहा है, लेकिन आप महिला आरक्षण बिल तो ला रहे हैं, लेकिन किन महिलाओं के लिए? आप महिला आरक्षण बिल में उप आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? उस ओबीसी महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? एसटी महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? ईबीसी महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमने 2023 में भी इस बात को रखा था मनोज झा जी ने राज्यसभा के सदन में कि आप इसमें उप आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। इसके बाद जब 2023 में यह बिल पास हो गया था, इसके बाद इसमें संशोधन करने के लिए फिर से वापस से आपने इस बिल को लाया और आपने क्या कहा? आपने इस बिल में रखा, और जिस पर हमें आपत्ति है कि हम 2011 के जनगणना को आधार मान करके 2011 के जनगणना को आधार मान करके परिसीमन करेंगे। हमारी मांग थी कि आप 2026-27 में जनगणना खत्म होगी, आप उसको आधार मान लीजिए, जातिगत जनगणना है, और उसके आधार पर आप महिलाओं को जाति आरक्षण और उप आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। इस पर प्रधानमंत्री जी भागते हुए नजर आए। अमित शाह जी ने ओबीसी आरक्षण मांगने पर कैसा अपना रिएक्शन दिया था वो पूरा जनता जान रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस बिल को लाने के पक्ष में नहीं था। वो चाहता था कि सदन में ये बिल आए और फंस जाए। मैं तो कहना चाह रहा हूं कि हम तो 2023 में कहते 2024, आपने महिलाओं का हक तो मार लिया। हमने कहा था कि 2023 में ही इस बिल को लागू कीजिए, जितनी सीटें हैं उसी पर लागू कीजिए, और इसके बाद फिर 2024 में महिलाओं को आरक्षण दीजिए। यदि आज आरक्षण दिया गया रहता तो बीजेपी से केवल 12% महिलाएं सांसद नहीं होती, महिलाओं की संख्या बढ़ी रहती, सदन में आज महिलाओं की संख्या बढ़ी होती। और मुझे विश्वास है जब सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ी होती तो बीजेपी को कान पकड़ करके मणिपुर पर चर्चा करवाती, लेकिन नहीं हुआ मणिपुर पर चर्चा। क्यों? क्योंकि बीजेपी की महिलाओं की सांसदों की वहां पे कमी थी, और ये इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार बीजेपी, अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि यदि आपकी मंशा थी तो आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलवाई?
और हमारी मांग को रख करके एक अच्छा उसका ड्राफ्ट क्यों नहीं तैयार करवाया ताकि महिलाओं को आरक्षण मिल चलिए, सके। जवाब ले लेते हैं। ओबीसी आरक्षण से इतना दुख क्यों हो रहा है? आखिरकार आप किसको बनाना चाहते हैं? किस महिलाओं पर आपका दिमाग केंद्रित रहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, श्रेणीवार आरक्षण अलग अलग समूहों के लिए इसे स्पष्ट रूप से बिल में उल्लेखित क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। सभी अलायंस के सहयोगियों के द्वारा यह सवाल सामने आया है और इसके समय पर, विशेष सत्र के समय पर, और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि जब 2 साल पहले ये बिल पास करा लिया गया तो फिर इसे रिपीट करने की क्या जरूरत पड़ गई। इससे सत्ता पक्ष की मंशा पर संदेह हो रहा है। दीनदयाल जी, 2-3 सवाल आए हैं, आपने सुना भी होगा, हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप इनका जवाब दे दें। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान होता है। इंदिरा जी, सोनिया जी और प्रियंका जी, 3 का नाम लिए, तीनों एक ही सास, बहू और बेटियां हैं। तो क्या परिवार के महिला को सम्मान देना देश की महिला का सम्मान देना हुआ? नंबर 1, ये मैं क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर छोड़ देता हूं। उनके भी नहीं आएंगे, गौतम जी आएंगे आपके पास आएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय द्रौपदी मुर्मू जी किस परिवार? दूसरी बात दीपक जी, दूसरी बात दीपक जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई शीर्ष महिला है क्या? अरे आज देश की राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की एक आदिवासी महिला है। इन्हें कुछ तो समझ होना चाहिए कि किस तरह की बातें करते हैं। और रह गई तीसरी बात, इन्होंने आरएसएस की बात कही। आरएसएस के लिए आरएसएस के प्रवक्ता को बुलाइए, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। आरएसएस एक अलग संस्था है और वो उनके जो प्रवक्ता है उनसे बुला के, चलिए वो उनका जवाब हो गया। अब इस बिल को पेश करने के लिए, वो भी रिपीट पेश करने के लिए, और इस बिल के पेश किए जाने के समय को लेकर सवाल उठ रहा है, उसका भी जवाब दीजिए दीनदयाल जी। वही मैं बोल रहा हूँ जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये भारत सनातनियों का देश है और भारत जो है ये एक पुराना संस्कृति का देश है। और इस देश में कहा जाता है जिस दिन भी सम्मान और सम्मान की बात आए, वही दिन सबसे बेहतर होता है। और जब महिलाओं का सम्मान का दिन आया तो इसमें आप ईफ बट क्यों निकाल रहे हैं? एक बार सम्मान तो होने दीजिए। और जब अमित शाह जी ने कहा कि आप 1 घंटे का समय दीजिए, आप अगर चाहते हैं इसमें कुछ ऐड और डिलीट, तो मैं अभी तुरंत 1 घंटे में करा रहा हूँ। तो क्यों भाग गए सारे क्यों भाग गए? ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाजी करना चाहते थे कि महिलाओं का, बहनों का, माताओं का सम्मान देना ही नहीं चाहते हैं। पूछ ले रहे गौतम जी, उसका भी जवाब ले ले चाह रहे थे, ये सिर्फ चाह रहे थे कि ड्रामाबाजी करके किसी तरह बिल को गिरा दे। अच्छा एक चीज बताइए, महिलाओं का सम्मान गिरा के खुशियां मना रहे हैं। अरे खुशी मनाने का समय था, पूरा देश और पूरा दुनिया देख रही थी कि आज का दिन, उस दिन का दिन काला दिन रहा, जो महिलाओं के सम्मान को इन्होंने। ठीक है दीनदयाल जी, आप उसे काला दिन बता रहे हैं, लेकिन इनका एक और सवाल है, जायज सवाल भी लग रहा है कि अलग अलग समूह, अलग अलग जाति समूह की महिलाओं को अगर आरक्षण किस आधार पर कितना मिलता है, इसे भी इस ड्राफ्ट में सूचीबद्ध किया जाता तो ये थोड़ा और संतुष्ट होते ड्राफ्ट के फॉर्मेट से, लेकिन वो था ही नहीं। नहीं दीपक जी, उसमें था, सुनिए नहीं था दीपक जी। 33% महिलाओं का जो आरक्षण था, उसके अंदर जनता को भ्रमित ना करे, झूठ बोल रही है। अरे बीच में मत बोलो। उसके अंदर एससी और एससी का भी आरक्षण था, है ना। और मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जो ये लपर बोलने वाले हैं ना, ये झूठ का पुलिंदा है। ऑलरेडी क्या बोलेगा महिलाओं के बारे में? इसीलिए इस बात को छोड़ दीजिए। उनको अपने समय में जितना बोलने का समय देते हैं, लेकिन उनको मेढक की तरह उछल कर दूसरे वाले में बात करना, नहीं, उनका ये नीति है। आपकी बातों को तथ्यात्मक तौर पर काट रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो था ही नहीं, वो तथ्य के आधार पर काट रहे हैं कि आप तथ्य तो रखिए। दीपक जी वही मैं बता रहा हूँ, ओबीसी और ईबीसी का आरक्षण कहाँ है? दीपक जी वही मैं तो सही तो रखिए, झूठ मत इसीलिए बोलिए रख रहा हूँ कि जब ये बातें सामने आई, यही मांग तो विपक्ष ने रखा कि आप 33% कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी का 27% जोड़ के इसे 50% कीजिए, लेकिन वो ड्राफ्ट में तैयार नहीं थे। नहीं दीपक जी याद कीजिए, सबसे पहले कि जब लोकसभा चल रही थी तो इनके नेता प्रतिपक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष देश के हैं, और इनके नेता
इन्होंने क्या क्या शब्द, जादूगर, तो 300 बच्चे थे तो रस्सी से बांध दिया, तो क्या क्या अलजलूल टाइप का शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जादूगर फंस तो गया क्या है। सोशल में काले इस तरह कपड़े के में शब्दों का प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल कर फंस गए। आप राज्य गए। और देश की जनता को संबोधित करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है दीनदयाल जी, नेता प्रतिपक्ष के शब्दों के चयन को लेकर हम इस विषय पर चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। हम आते हैं नीलम जी से, नीलम जी से जान लेते हैं। कल में महिलाएं इनको वोट के माध्यम से इन्हें राजगद्दी से बाहर करेगी। ठीक है, एक स्टेट नीलम जी बाहर करेगी, कई स्टेट में हो चुके अरे हम हैं। नहीं है इस तरह की राजगद्दी में भाषा भाई। बात करके ठीक है सब दीनदयाल लोगों जी, ने हो गया बात करते हैं दीनदयाल ये। जी, हो गया। हम नीलम जी से एक पहलू जान लेते हैं। नीलम जी, अभी से बेहतर स्थिति में महिलाओं की सहभागिता संसद में देखने को मिलती अगर ये बिल पास हो जाता, विपक्ष इसको सहयोग करता, तो ये कहना है क्या वाकई में ये स्थिति होती, महिलाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व संसद में मिल पाता? हो जाता तब मैं हक और अधिकार मिलता, तब महिला 2029 में चुनाव लड़ पाती। मैं तो वही महिला होने के नाते मैं सवाल कर रही हूँ कि जो बिल 2023 में पारित हो चुका, पास हो चुका, सभी विपक्षी दलों के सहयोग से तुरंत 2023 में बिल पास हुआ, 2024 के चुनाव में आपने महिलाओं को हक और अधिकार क्यों नहीं दिया, चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? उनका तर्क है कि एक सेंसस और दूसरा परिसीमन, इन दो चीजों को देखना होगा, उसकी टाइमिंग को देखकर आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आप 2023 में इस आरक्षण बिल को ये कह करके रोकते हैं, टालते हैं कि जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा, फिर ये आरक्षण लागू होगा और 2029 में ये लागू होगा, तो आप बताइए कि क्या आनंद फानन में उनको ये सत्र बुलाना पड़ा? और महिला बिल के आड़ में उनकी मंशा क्या थी, ये तो समझना पड़ेगा देश के लोगों को। और देश का जनता, देश के लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं इनकी बदमाशियों को। चलिए, देश की जनता समझ रही है और देश की जनता न्याय करेगी। आप कितने भी सफाई दे दें, वो परिसीमन आयोग सच्चाई से अवगत है, उसे आप भटका नहीं सकते, जनता को आप भटका नहीं सकते। गौतम जी, जल्दी से आपकी बात सुन लेते हैं। देखिए, ये बिल का ड्रामा जो है वो भाजपा चाहती थी कि वो करे, तभी वो सारी तैयारियों के साथ में सदन में प्रधानमंत्री जी आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल के आड़ में जो वो एक दूसरा बिल लाना चाहते थे, जो ध्वनि मतों से वो पारित कराना चाहते थे, उसका मैं उल्लेख कर देता हूं। ये भाजपा वाले बताएंगे नहीं कि उनकी हार क्यों हुई है, मैं बता देता हूं। चूंकि कांग्रेस ने हमेशा लीड रोल में रखा है अपने आप को, तो मैं बता देता हूं कि इस बिल के साथ साथ में एक और बिल लाना था, और वो बिल ये था कि अगर सदन में 50% ऑफ द वोट्स भी पड़ जाता तो उसके बाद किसी भी बिल को लाने के लिए उन्हें 2/3 की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को आखिर मोदी जी क्यों छुपा रहे हैं, अमित शाह जी क्यों छुपा रहे हैं कि दूसरा बिल का चर्चा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं मीडिया में भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये एक और बिल आना था जिसको रोका गया? ये राहुल गांधी जी की सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, जिसने इस चीज को रीड किया कि आखिर मंशा क्या है। चलिए, तो इसे कहते हैं बिटवीन द लाइंस। बीजेपी की मंशा को पढ़कर समझ गए और कांग्रेस के नेता और उनके सहयोगी, और इसलिए सहयोग नहीं किया गया। चलिए, एक और व्यक्तिगत सांगठनिक आरोप लगा है, उस पर क्षितिज जी का जवाब ले लेंगे। जानती थी कि सहयोग नहीं होगा। ठीक है, ठीक है क्षितिज जी, आपके संगठन पर व्यक्तिगत आरोप लगा है, वैसे गौतम जी पर भी आरोप लगा, लेकिन इन्होंने पहले थोड़ा सा इशारा उस पर कर दिया था कि आप अपने परिवार की, अपनी पार्टी के जो पारिवारिक सदस्य हैं उन्हें बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन संगठन में अगर कोई महिला आगे बढ़ने का प्रयास करती है, उनके लिए, उनके हक के लिए अगर कोई संगठन प्रयास करती है तो आप सहयोग नहीं करते। गौतम जी, जल्दी से इस पर। अफसोस होता है कि आयरन लेडी के बारे में और उनके परिवार के बारे में ऐसा बोला जाए। बहुत अफसोस होता है कि इंदिरा गांधी जी के बारे में ऐसा बोला जाए, और जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस की है सोनिया गांधी जी, उनके बारे में ऐसा बोला जाता है। अगर ये महिला का सम्मान की बात करते हैं तो सोनिया गांधी जी किसी की बेटी नहीं है क्या? अगर विदेशी ही अगर आप मानते हैं तो क्या वो हिंदुस्तान की बहू नहीं है क्या? तो कहाँ गया आपका संस्कार, कहाँ गए? और रही बात, आप अगर परिवारवाद की बात करते हैं, सुनिए, मैं आपको, दीनदयाल जी, सीनियर लीडर हो सकते हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि आपके कितने सांसद, मंत्री, विधायक ने
दूसरी जाति धर्म के लोगों के साथ में विवाह किया है और परिवार बढ़ाया है और अपने बच्चों को आज वही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उस पर देखिए आप, और आप उस पर चर्चा जल्दी से करिए। इसी विषय पर जवाब ले लेंगे। देखिए, इसका दो वो है। पहले तो हमारे पार्टी पर जो आरोप लगाया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरजेडी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद, वो केवल परिवार के ही रह गए हैं क्या? और दूसरी बात ये कह रहे तो अरे परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण तो बिहार में है। एक तो बेचारा गया हुआ था शपथ देखने के लिए, उन्होंने कुर्ता नहीं सिलवाया था, उनको उठा करके कहा गया था कुशवाहा जी का बेटा को चलो मंत्री बनाया जा रहा है। उस दिन कहां छुपा हुआ थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? वो बेचारा कुर्ता नहीं सिलवा पाए थे, शर्ट पहन के उनको शपथ लेने भेजा गया था। दूसरा, इस बिल का बात यदि बीजेपी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी यदि सेंसेक्स के बाद अगर इस बिल को नोटिफाइड करना चाहती थी तो फिर 2011 के जनगणना को आधार क्यों माना गया? आप देश को भरमाना चाहते हैं और महिलाओं में एक और शक्ति होती है, यदि कोई व्यक्ति उनको भरमाना चाहता है तो वो पहचान लेती है, और जब महिलाएं पहचानती है तो वो फिर कभी माफ नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के कंधे पर रख करके लोकतंत्र को हत्या करने की जो बंदूक चलाई है, उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। कि महिलाओं का सिक्स्थ सेंस बेहद सक्रिय होता है और वो मंशा को भांप जाती हैं। चेहरे के पीछे, मुखौटे में आप कितना भी छुपाने का प्रयास करें, आपके हाव भाव को ताड़ लेती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस सियासी जंग में महिलाओं को फायदा या नुकसान कौन पहुंचाना चाह रहा है, ये समझ पा रही हैं, और इसका नजदीक के चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा, ये भी दिलचस्प स्थिति है। लेकिन सामाजिक रूप से जो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, उसका क्या संदेश जाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के हिस्से में, यह भी दिलचस्प बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गौतम उपाध्याय जी, नीलम मिश्रा जी, दीनदयाल वर्णवाल जी और क्षितिज मिश्रा जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।